हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें आज हम लोग हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने सीख लिया था कि कैसे हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, कैसे हम अलग अलग केसेस के अंदर मोल्स को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम मोल के तीन फॉर्मूलों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है औसत आणविक, या आणविक की जगह हम इसका नाम लिख लेते हैं औसत मोलर भार। मोलर भार, और इंग्लिश में अगर हम इसे लिखें तो हम इसे बोलते हैं एवरेज मोलर मास। क्या बोलते हैं? एवरेज मोलर मास। तो देखो, एवरेज मोलर मास जो आपके पास टर्म है औसत मोलर भार, ये एक मिक्सचर यानी एक मिश्रण के लिए समझाया जाता है, मिश्रण के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और विसमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं, उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं? औसत मोलर भार काम में लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिनमें आप उनके जो घटक होते हैं, है ना, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उनको पहचान नहीं सकते। जैसे हवा, एयर, हवा के अंदर आप जानते हो बहुत सारी गैसेस हैं, N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन आप उनको नहीं पहचान सकते। हवा आपके लिए एक 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 ही पदार्थ की तरह है, वो अलग अलग नहीं है। आप हवा को ऐसे नहीं बोलते कि ये N2 है, हाँ मैंने O2 खींच लिए, नहीं, आप तो पूरी एयर ही अंदर लेते हो, तो पूरा का पूरा वो एक पदार्थ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह क्या होता है, ये एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर का। वो एक सिंगल सब्सटेंस यानी एक पदार्थ की तरह काम में करते हैं, आप उनके घटकों को पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण के लिए हम काम में लेते हैं औसत मोलर भार या फिर एवरेज मोलर भार। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, इसमें भी हम दो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, दो अलग अलग। पहले हम बात करेंगे एक तत्व के लिए, एक एलिमेंट के लिए, और एक एलिमेंट जो कि अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में क्या करता हो, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, मिलता हो। ठीक है, तो हम यहां पर पहले लेकर चल रहे हैं औसत परमाणविक भार। औसत परमाणविक भार यानी एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, आप किसके लिए डिफाइन करो, किसके लिए काम में लोगे? तो इसे काम में लेते हैं हम कि समस्थानिकों के मिश्रण के लिए, समस्थानिकों के मिश्रण के लिए हम इसे काम में लेंगे। और कैसे काम में लेंगे ये आप समझो, ध्यान से देखो। इस दुनिया में जब भी कोई तत्व मिलता है या मिल रहा है या वो उपस्थित है या वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे आप बात कर लो कार्बन की। ठीक है, तो मैं अगर कार्बन का एग्जांपल लूँ, तो आप सभी जानते हो कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है, 12 होती है। ठीक है, तो कार्बन अपने तीन समस्थानिकों के रूप में इस दुनिया में मिलता है। एक कार्बन 12, एक मिलता है कार्बन 13, और एक होता है कार्बन 14। तो एक कार्बन के तीन समस्थानिक है। अब इस दुनिया में जितना भी कार्बन है, जितना भी कार्बन इस दुनिया में होता है, उसका करीबन 99.99% सिर्फ और सिर्फ कौन है? C12 यानी कार्बन 12, और बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया वो कौन होगा? कार्बन 13 और कार्बन 14। तो आप देख सकते हो, ये समस्थानिकों के एक समांगी मिश्रण के रूप में इस दुनिया में मिलता है। ठीक है, लेकिन उस मिश्रण में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन 12 का है ना। सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है, जो इसके भार में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूट का मुझे हिंदी बड़ा भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप काम चला लेना, आप समझते हो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो दायित्व बोल सकते हो, जितना इसका दायित्व तो खैर लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। कंट्रीब्यूशन हो गया भाग लेना। ठीक है, तो इसके भार में ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूशन। इसके भार में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे रिलेट होते हैं टर्म्स। तो इसका कार्बन का जो भार है, परमाणविक भार, वो 12 ही आ जाता है, 12 ही आ जाए। लेकिन वहीं अगर हम देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन भी अपने दो समस्थानिकों के रूप में मिलता है, एक Cl35 यानी 35 और एक Cl37 यानी 37। अब देखो, ये जो है ना, इस दुनिया में जितना भी क्लोरीन एग्जिस्ट करता है उसका करीबन 75% भाग Cl35 है
और करीबन 25% भाग कौन होता है, Cl37 होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें अब यहाँ पे तो क्या रहा था, इन दोनों का जो योगदान था वो नगण्य था, नेग्लिजिबल था, लेकिन यहाँ पर नगण्य नहीं है, ये 75% है, ये 25% है। तो अब जब आप क्लोरीन का परमाणविक भार निकालोगे तो आपको इसका भी योगदान लेना पड़ेगा, आपको इसका भी योगदान लेना पड़ेगा, और दोनों के योगदान का आपको क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका औसत परमाणविक भार बता पाएंगे। तो ये ज़रूरत होती है इसकी, जब कोई भी तत्व अपने समस्थानिकों के समांगी मिश्रण के रूप में मिलता है, इस दुनिया में अवतरित होता है, मिलता है, तो वहाँ पर हमें उसके लिए जब हम उसका परमाणविक भार निकालते हैं तो उसका औसत परमाणविक भार होता है। तो आज शुरू करते हैं, कैसे हम लोग, ये हेडिंग में डाल ली होगी कैसे हम औसत परमाणविक भार निकालेंगे। तो समझें, उसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं किसी एक पदार्थ के लिए बात कर रहा हूँ ना, किसी एक पदार्थ के लिए। तो हमने अभी तक ये सीख लिया है कि किसी एक पदार्थ के लिए अगर आप मोलों की संख्या या मोल कैलकुलेट करना चाहो, मोलों की संख्या या मोल लिख रहा हूँ सिर्फ, बताओ मोल किसके बराबर होते हैं, उसके दिए गए भार बटा उसके मोलर भार के। तो जब आपके पास एक पदार्थ है, मान लो आपके पास जल हो गया या आपके पास N2 हो गई या O2 हो गई, जब एक पदार्थ है, ठीक है अच्छा, अगर आपके पास एक मिश्रण हो, एक मिश्रण के लिए जब आप बात करोगे, मिश्रण के लिए, तो मिश्रण के लिए जब हम बात करने जाएंगे तो देखो, मिश्रण में जो कुल मोल होंगे, जितने भी मिश्रण के घटक हैं या फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन सबके मोल जोड़ दो तो उनके कुल भार किसके बराबर होंगे, कुल मोल किसके बराबर होंगे, उस मिश्रण का कुल भार बटा उसी मिश्रण का क्या होगा, औसत मोलर भार, औसत मोलर भार। तब आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें इंग्लिश यूज कर रहा हूं, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कुल मोल का मतलब हो गया टोटल मोल्स, ठीक है। तो टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे बताओ, कुल भार का मतलब क्या हो गया, हाँ टोटल मास, या फिर आप इसे टोटल वेट लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, औसत मोलर भार, इसे हम लिख देंगे एवरेज मोलर मास। इसको लिखने का एक कारण है। तब आप देखो, जब आप यहां से एवरेज मोलर मास निकालोगे, एवरेज मोलर मास है ना, एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो इंग्लिश में याद रखना थोड़ा आसान होता है। तो एवरेज मोलर मास क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, बोला बनेगा। तो टोटल मास को आप लिख दोगे, एम एवरेज को लिख देंगे हम ये ऐसे, एम एवरेज, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मास को आप लिख दो डब्ल्यू टोटल, क्या लिख दोगे, डब्ल्यू टोटल अपॉन इसको लिख दोगे आप एन टोटल। तो पहले इस बेसिक फॉर्मूले को जरूर याद रखें। आपको यदि किसी मिश्रण का कुल औसत भार निकालना है, क्या निकालना है, औसत भार, तो यहां से आप देखो औसत मोलर भार, बताओ वो किसके बराबर आ जाएगा, मिश्रण का कुल भार, मिश्रण का कुल भार, और बताओ उसको, उससे हम किसका भाग दे देंगे, मिश्रण के कुल मोलों का। तो मिश्रण के कुल मोल, वही एम एवरेज, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू टोटल अपॉन एन टोटल। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसके बिना फिर हम एवरेज मोलर भार या औसत मोलर भार कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप किसी भी समांगी मिश्रण के लिए लगा सकते हो, किसी भी समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए ये एप्लीकेबल होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब बेसिक फॉर्मूला बनाने के बाद हम चलते हैं समस्थानिकों के एक मिक्सचर की तरफ। तो मान लो मेरे पास कोई एक तत्व है ZXM, जिसका एटॉमिक नंबर यानी इसकी परमाणु संख्या Z है और उसका मास नंबर यानी इसकी द्रव्यमान संख्या M है। अगर ये दो समस्थानिकों के रूप में एग्जिस्ट करता है, उपस्थित है इस प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है, समान होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। तो देखें, एक समस्थानिक हो गया मान लो ZXM1 और दूसरा हो गया ZXM2, ठीक है। अब हम यहां पर, अगर मुझे इन दोनों समस्थानिकों के मोल परसेंट पता हो,
या फिर हम इन्हें परसेंटेज अबंडेंस भी बोलते हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस को आप परसेंटेज उपस्थिति बोल सकते हो, है ना, प्रतिशत उपस्थिति, कि दुनिया में जितना भी ये समस्थानिक है उसका कितना प्रतिशत इस रूप में है और कितना प्रतिशत इस रूप में। शायद इसका टेक्निकल टर्म कुछ और होता होगा, अगर समझ लो दुनिया में अगर मान लो 100% कार्बन है और उसका 50% कार्बन 12 है, तो जो 50% है वो उसका प्रतिशत उपस्थिति बोली जाएगी या फिर वो उसका मोल प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो इसका मोल प्रतिशत या मोल है इसके A और इस वाले समस्थानिक के मोल हैं B। ये क्या आ गए, इनके मोलों की संख्या आ गई, मोल, ये आ गए मोल। ठीक है, अच्छा, क्या आप इनके मोल से इनका मास यानी इनका भार निकाल सकते हो, है ना? तो हम इनके मोल से क्या निकाल रहे हैं, इनका मास निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं? हाँ, वेरी गुड भाई, मोल से भार निकाला है तो मोलर भार से गुणा कर दो। तो देखो इसका मोलर भार कितना होगा, m1। ये हम सीख चुके हैं कि किसी भी तत्व के लिए, जैसे मान लो आपके पास कार्बन 12 है या नाइट्रोजन 14 है, तो नाइट्रोजन का मोलर भार 14 ग्राम होता है और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी 14 है। तो द्रव्यमान संख्या और मोलर भार का जो मान आता है, वैल्यू आती है, वो सेम आती है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसका भार देखूं तो वो बन जाएगा m1 इंटू A, मोल गुणा मोलर मास, m2 इंटू B। ठीक है भाई, तो मुझे इनके मोल्स मिल गए, मुझे इनके मास मिल गए। अभी भी मैंने आपको सिखाया कि अगर आप औसत परमाणविक भार निकालना चाहते हो, m एवरेज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W टोटल अपॉन N टोटल होता है ना। तो बताओ W टोटल यानी टोटल भार, टोटल भार कितना हो गया, टोटल भार हो गया m1A प्लस m2B, m1A प्लस m2B बटा, बताओ टोटल मोल कितने हो गए, तो टोटल मोल हो गए A प्लस B। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मिश्रण का औसत अणुभार या औसत परमाणविक भार, ये तो परमाणु है तो परमाणविक भार बोलेंगे, या एवरेज मोलर मास बोलो, तो इस तरह से हम समस्थानिकों के इस मिश्रण का औसत परमाणविक भार निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज करना, तो देखो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपसे क्लोरीन की ही बात कर लूँ, क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है Cl37 और एक होता है Cl35। जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो प्रतिशत उपस्थिति है या मोल परसेंट है, तो इसका होता है 25%, ध्यान देना पिछले केस में यहाँ 35 था इसलिए, और इसका होता है 75%। अब अगर मुझे इस क्लोरीन के एक परमाणु का भार निकालना है, क्लोरीन का औसत परमाणु भार निकालना है, तो बताओ औसत परमाणु भार का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, m1 इंटू A, यानी एक समस्थानिक गुणा उसका प्रतिशत, सो 37 इंटू 25 प्लस m2 इंटू B, यानी 35 गुणा 75 बटा टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा 100। तो इससे आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 35.5। कितना आ गया ये आ गया 35.5। तो इस तरह से हम, इसी वजह से हम क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो 35.5 लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु भार एक पूर्ण संख्या नहीं आकर एक दशमलव में संख्या आ रही है, मिश्र संख्या, शायद मिश्र संख्या ही बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इंटीजर यानी पूर्ण संख्या नहीं होकर फ्रैक्शनल यानी मिश्र संख्या आ रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये किसके रूप में उपस्थित है, ये अपने समस्थानिकों के रूप में उपस्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप नोट डालकर लिख भी दें कि यदि किसी तत्व का परमाणु भार पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है ना, अभी मेरी स्पीड थोड़ी धीरे हिंदी लिखने की, धीरे धीरे प्रैक्टिस साथ बहुत तेज हो जाएगी, है ना। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो वह अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में मिलता है। तो ये आप नोट जरूर लिख लें। जैसे कॉपर का मास या परमाणु भार 63.5 होता है, इसका मतलब वो भी किसके रूप में मिलता है, अपने समस्थानिकों के रूप में ही मिलता है। तो ये था आपके पास कंसेप्ट छोटा सा औसत परमाणु भार का। चलो अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा। देखिए बोरोन के दो स्थायी समस्थानिक है B10
आपेक्षिक, हाँ ये इसको आपेक्षिक बाहुल्यता बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। तो इसको मैं उपस्थिति बोला था ना, आप चेंज कर लेना, उसको हम आपेक्षिक बाहुल्यता बोलते हैं। तो एक की आपेक्षिक बाहुल्यता है 19%, एक की है 81%। आपको बोरोन का परमाणु भार निकालना है तो निकाल दो। अभी अभी तो हमने सीखा, तो भाई बोरोन के दो समस्थानिक हैं, एक B10 और एक B11। B10 की आपेक्षिक बाहुल्यता है 19%, है ना, रिलेटिव अबंडेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबंडेंस। और B11 की कितनी है, 81%। तो लगा दो फॉर्मूला, करना ही क्या है, इस बोरोन का जो औसत परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 10 गुणा 19 प्लस 11 गुणा 81 बटा 100। अब इसको सॉल्व करो, ही सॉल्व करो तो 190 प्लस 11 कम 11 1 88 1 89 891 बटा 100 हॉल विला कुआ। तो ये हो गया 1 9 9 18 8 1 8 9 10.81 है क्या कहीं पे, ये रहा ए। इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए? तो बड़ा ही आसान है, और बड़ा ही आसान है। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, फटाफट से इसे सॉल्व करें। चलिए, तो ये प्रश्न भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि अभी आपके पास है ना, इसको बस इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो आपको ठीक समझनी है, फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि मिश्रण में 79 मोल परसेंट तो है 24 mg का, और बचे हुए 21 मोल प्रतिशत किसके, 25 mg 26। तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम के भैया 2 नहीं 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है Mg24, एक होता है Mg25 और एक होता है Mg26। ठीक है, वो कह रहा है जो 24 वाला ना, उसका मोल प्रतिशत 79 है, 79। तो बचे कितने, 21। तो 21 में आपको निकालना किसका है, 26 वाले का। तो मान लो इसका है x, तो बताओ इसका कितना होगा, 21 माइनस है, बस। अब वो कह रहा है कि मैग्नीशियम का औसत परमाणु भार 24.31 है। तो ये दिया हुआ है 24.31। तो बताओ 24.31 किसके बराबर होगा, 24 गुणा 79, तो 24 इंटू 79 प्लस कितना होगा, 25 गुणा 21 माइनस एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा 26x बटे में कितना आ जाएगा 100। और अब आप x के लिए सॉल्व कर लो, तो आपको अपने इस क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, आंसर में। बड़ी आसानी से आप अपने इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये था आपके पास समस्थानिकों का औसत परमाणु भार। ठीक है, चलिए, समस्थानिकों में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। तो हम चल रहे हैं आगे, और हम देखने जा रहे हैं गैसों के लिए। किसके लिए, गैस के लिए। गैस के लिए हम कैसे परमाणु भार या औसत परमाणु भार निकालते हैं गैसों के मिश्रण के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। ठीक, चलिए यहां से बात करते हैं। देखें हम लोग कि कैसे हम गैसों के लिए, तो आप हेडिंग लगा अगली, औसत मोलर भार, औसत मोलर भार गैसीय मिश्रण के लिए, गैसीय मिश्रण के लिए। और वो हम कैसे निकालेंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक हम औसत परमाणविक भार बोल रहे थे, अब हम इसे औसत अणु भार बोल देंगे। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक गैसीय मिश्रण है, तो मैं सिर्फ मिश्रण लिख रहा हूं, आप चाहो तो गैसीय मिश्रण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फॉर्मूला हमने पहले सीखा था वही काम में लेना है। एक गैसीय मिश्रण में 2 गैसें हैं, मान लो एक तरफ गैस एक है, भैंस नहीं है, गैस है, कहीं भैंस समझ लो, हाँ, और ये है गैस 2, तो गैस 1 गैस 2। मान लो इस मिश्रण में गैस 1 के मोलों की संख्या यानी मोल संख्या कितनी है, मान लो इसकी है N1 और इसकी है N2। मान लो आपको इन दोनों गैसों का मोलर भार भी पता है, मोलर भार, तो इसका मोलर भार कितना हो गया M1 और इसका मोलर भार कितना हो गया M2। और अब अगर आपको इस मिश्रण का औसत मोलर भार निकालना है, क्या निकालना है, औसत मोलर भार, तो बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, वही है फॉर्मूला कि भाई अगर आपको इसका औसत मोलर भार यानी M एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, W टोटल अपॉन क्या बन जाएगा, N टोटल, यानी वही टोटल भार बटा टोटल मोल। तो बताओ टोटल भार कितना हुआ, इसके मोल गुणा इसका मोलर भार, तो टोटल भार हो गया M1 N1 प्लस M2 N2 बटे क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2। ये तब है जब 2 गैसेज हैं, अगर 3 गैस होती तो हाँ M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस क्या बन जाता, M3 N3 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3। तो जितनी गैसेस बढ़ती जाएं
आप यहाँ पर अपने पदों की संख्या यानी टर्म्स का नंबर बढ़ाते जाएं तो अपने आप ही आपको इस मिश्रण का क्या मिल जाएगा, एवरेज मोलर भार यानी औसत मोलर भार मिल जाएगा। अभी बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान होता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ हवा, एयर है ना, तो अगर मैं एयर की बात आपसे कर लूँ तो एयर में क्या है, जो दो मेन गैसेस होती है वो होती है N2 और O2, ये दो मेन गैसेस होती हैं। N2 का जो मोल प्रतिशत है वो करीबन 80% होता है, मान लेते हैं, वैसे तो 79 होता है, 79 बट 80 मान लेते हैं। और O2 का जो है वो हो गया 20%। तो बताओ अब आपको हवा का क्या बताना है, वायु का एवरेज मोलर भार क्या बताना है, एवरेज मोलर भार यानी औसत मोलर भार। बताओ एम एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही M1 इंटू N1, तो 28 इंटू 80 प्लस 32 इंटू 20 बटा N1 प्लस N2 कितना हो गया 100। तो इस वैल्यू को आप निकाल लो तो आपको शायद इसका आंसर 28.8 मिलता है, एक बार फिर भी देख लो। सो ये 0 0 हो गया, 0 8 8 64 6 16 और 6 22 2 2 4 0 प्लस 640 बटे 100, तो ये आ गया 2840 2880 सॉरी बटा 100, तो उत्तर कितना आ गया 28.8। तो इस तरह से आप वायु का क्या निकाल सकते हो, औसत मोलर भार निकाल सकते हो। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो सकता है आपको मोलर भार दे दे और आपको उस मिश्रण में मोल प्रतिशत निकालना हो किसी गैस का, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताया, तो एक बार आप फटाफट से आप इसे कॉपी कर लो। हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखें, जैसे मान लो मेरे पास एक गैसीय मिश्रण है, ठीक, इस गैसीय मिश्रण के अंदर क्या है, मान लो दो गैसेस हैं, एक है O2 और एक है SO2। मैंने आपसे कहा कि इस मिश्रण का जो मोलर भार है वो 48 है, 48। बताओ इसमें O2 की और SO2 के मोल प्रतिशत क्या क्या होंगे, आपको इन दोनों के मोल प्रतिशत निकालने हैं। क्या करें भाई, प्रतिशत बोल रहा है ना, प्रतिशत, शत मतलब 100, तो 100 में से कितना O2 है और कितना SO2 है। तो मान लो आपके पास टोटल 100 मोल हैं, कितने हैं 100, तो 100 में से मान लो ये है X, तो ये कितना हो गया 100 माइनस X, बस हो गया सर, क्वेश्चन सॉल्व। लगाओ फॉर्मूला, M एवरेज 48 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, M1 इंटू N1, सो 32 इंटू X प्लस M2 इंटू O2 N2 64 गुणा 100 माइनस X बटा टोटल कितना आ गया 100। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, ये बनेगा 4800 इज इक्वल्स टू 32x प्लस 6400 माइनस 64x। तो ध्यान से देखो, इसको लाओ इधर, 32 माइनस गया, माइनस 32 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 32x बराबर 1600। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसका मतलब दोनों का 50% होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो मोलों का अनुपात होगा, क्या होगा, मोलों का अनुपात। अनुपात अगर आप देखो मोलों का, रेशियो है ना, ये तो आप सभी जानते होंगे, अनुपात को हम लोग इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस मिक्सचर में, इस मिश्रण में O2 और SO2 के मोलों का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। देखो मैं जो इंग्लिश टर्म्स बोल रहा हूँ उन्हें आप जरूर सीखें, जरूर याद रखें। जब मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं पता होता था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, तो कई बार मुझे कन्फ्यूजन हो जाती थी, प्रॉब्लम होती थी। अनुपात तो हमें पता है, पर अब कोई इसको रेशियो बोलते था, बड़ी प्रॉब्लम आती। तो आगे आपको ये टर्म यूज़ करने ही करने हैं, तो मेरे साथ साथ ना आप अपनी अंग्रेजी भी अच्छी कर लोगे, क्योंकि मैंने तो की हुई है अपनी, ऐसे ही तो की है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। खैर चलिए, मैं कहाँ पे था, तो ये मिल गया। तो अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिली है। क्या चीज़ सीखने को मिली, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं O2 का मोलर मास यानी मोलर भार देखूँ 32 और SO2 का देखूँ 64, और अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालो, औसत निकालो, माध्य निकालो, एवरेज, तो ध्यान से देखो ये 48 ही आएगा। तो ये रटना वटना नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि जब किसी मिक्सचर का या मिश्रण का औसत मोलर भार, एवरेज मोलर मास, दोनों गैसेस के मैथमेटिकल एवरेज के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, मैथमेटिकल एवरेज यानी औसत के बराबर आ रहा है। इसका मतलब उस मिक्सचर में गैसेस के मोल्स का रेशियो सेम होगा, अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा, यानी सभी गैसेस के मोलों की संख्या सेम होगी, इक्वल होगी। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना।
ठीक है। चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि कैसे हम इस मिश्रण का मोलर भार निकालते हैं या मोलर भार से मोल प्रतिशत निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार ना वो आपसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि गैसों की भार प्रतिशत निकालो, मास परसेंट, है ना, भार प्रतिशत। तो देखो, अब आपको इन गैसों के मोल का अनुपात मिल गया। मोल के अनुपात से आप क्या करो, इनके भार का अनुपात निकाल लो, क्योंकि आपको भार प्रतिशत निकालना है। तो भाई मोल से भार निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ, गुणा मोलर भार। तो 1 गुणा इसका मोलर भार होता है 32 और 1 गुणा इसका मोलर भार कितना है 64। देखो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो ये O2 और SO2 के भार का अनुपात आ गया। अब अगर आपको O2 का भार प्रतिशत निकालना है, मान लो O2 का भार प्रतिशत, तो बताओ किसके बराबर होगा, O2 का भार बटा टोटल भार गुणा 100। तो ये आ गया 33 यानी 33.33%। और जो SO2 से कितना हो जाएगा 67.67% होगा ना। चलिए, तो इस तरह से हम एक गैसेस मिक्सचर के लिए क्या निकाल सकते हैं, औसत भार या औसत मोलर भार निकाल सकते हो। देखें, ये आपके सामने एक प्रश्न है। ये कह रहा है अक्रियाशील गैसों A तथा B के गैसेस मिश्रण का वाष्प घनत्व। अच्छा, वाष्प घनत्व वाला क्वेश्चन पहले आ गया क्या। चलिए, तो पहले ये क्वेश्चन करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि वाष्प घनत्व क्या होता है ना, वो भी सीख लें, फिर एक साथ ही चलो हम क्वेश्चन कर लेंगे। 2 छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको यहाँ सीखनी होती है, तो उनको सीख के फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक साथ करेंगे। तो देखो, अब एक आप नई चीज़ सीखने जा रहे हो जिसे हम बोलते हैं वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व को इंग्लिश में हम लोग वेपर डेंसिटी के नाम से जानते हैं। वेपर डेंसिटी, तो क्या होती है वेपर डेंसिटी या फिर वाष्प घनत्व। इसका फॉर्मूला, सूत्र आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन की, सरल परिभाषा। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीख रहे हैं चीज़ें, तो आपको ना बेसिक डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर खेल पाओगे, वरना आप नहीं खेल सकते हो। फॉर्मूले रटना भूल जाएं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनमें नहीं होती, हमारी स्कूलिंग में प्रॉब्लम होती है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक हमें चीज़ें रटवा दी जाती है। हम बहुत अच्छे, मैं देखो सब जानता हूँ, मतलब कभी कभी तो लगता है अपुनिच सब कुछ जानता है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। हमारे पास 12th क्लास तक जो क्वालिटी ऑफ टीचर मिलती थी वो हमें रटवा दिया करते थे, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे याद रख लेना, बोर्ड के अंदर जाके ढोल के आ जाना, और वहाँ आप ला रहे हो 90%। की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं देखो 90 ला रहे हो, ऑब्वियसली आप में एबिलिटी है, उसकी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आपको लॉजिकली सिखाया नहीं, आपकी फीडिंग ऐसी की नहीं गई कि आप लॉजिकली गए। तो वो चीज़ मैंने फील की हुई है। जब मैं 11th क्लास के अंदर था ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेट करने के लिए सुन लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 10th से जब मैं 11th मूव कर रहा था, तो ये मेरी आदत, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने आप को इन चीज़ों के लिए। और देखो, खुद की तारीफ तो खुद को करनी चाहिए, वरना कौन करेगा। तो जब मैं 10th से 11th में मूव कर रहा था, तो 10th तक तो मैथ्स में सिलेबस ही कुछ और आता था। 11th में डिफरेंशिएशन, अवकलन आना शुरू हो जाता है फिजिक्स के अंदर, मैथ्स में नहीं आता। तो मेरा एक सीनियर था, उसने मुझे बता दी थी ये बात कि भाई ये ना 11th 12th में तेरे को अवकलन समाकलन में बहुत प्रॉब्लम आएगी मैथ्स के अंदर, तो उनको अच्छे से कर लेना। तो मैंने क्या किया, उससे बुक ले ली 11th की, और मैंने किसी टीचर को नहीं ढूंढा, कुछ नहीं किया। मैं अपने घर की छत पर जाके बैठ जाया करता था शांति के लिए, आराम से, और वहाँ बैठ कर सुबह और शाम के टाइम पे, बाकी टाइम घर में रहता था, है ना, तो वहाँ पे पढ़ता था। तो मैं उस अवकलन के पीछे पड़ गया। मतलब हमारा अप्रैल से छुट्टियाँ पड़ती थी, मतलब अप्रैल एंड के बाद मई जून और जुलाई में वापस स्कूल खुलता था। तो मई और जून में मैंने किसी के हेल्प के बिना 11th क्लास का अवकलन खुद से ही सीख लिया। और जब मैं स्कूल में गया और टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत चक्कर रह गया, अरे बाप, इसको कहाँ से आ गया अवकलन, तो अच्छों को नहीं आता। तो वो आपकी वो लॉजिकल एबिलिटी थी, वो सीखना था, खुद से सीखने की इच्छा थी। वहाँ मैंने अपने लॉजिक्स बनाया और उससे सीख लिया, और वो सही भी बैठे। इसीलिए मैं आपको हमेशा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी फॉर्मूले रटने को नहीं कहता हूँ, मैं टूल्स बोलता हूँ। टूल्स याद रखो, बेसिक डेफिनेशंस याद रखना, उनको समझना। जो लाइन यहाँ लिखी हुई है वो आपको समझ में आ रही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो वाष्प घनत्व की मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम वाष्प घनत्व लिखें, तो वाष्प घनत्व की जो बेसिक और सरल परिभाषा है वो क्या है, ये होता है किसी, है ना, हिंदी सोच रहा हूँ एक्चुअली मैं, किसी गैस का हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व, हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व समान
ताप एवं दाब पर। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आप किसी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर कर लो तो उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व। तो अगर मैं किसी गैस का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी लिखना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उस गैस की डेंसिटी को डिवाइड करना है किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। ये वेपर डेंसिटी का मतलब होता है, और दोनों का प्रेशर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले तो इस टर्म का मतलब समझें। अब आप इसकी परिभाषा हिंदी में रटेंगे ना, आजकल इसको ऐसे याद रखो, इससे आप इंग्लिश में सीखोगे कि डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू, सापेक्ष का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। और याद करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडल गैस इक्वेशन की डेंसिटी फॉर्म पढ़ाई थी, ठीक है, वापस बताता हूं एक बार के लिए। भाई हम सभी जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी, एन होते हैं मोल्स, मोल्स को लिखते हैं मास बटा मोलर मास। तो एम वाले टर्म को यहां लिख रहा हूं ऐसे, इस वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो देखो ये क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू W बाई वी इंटू आर टी अपॉन एम। बताओ W बाई वी क्या बन जाती है, डेंसिटी D, तो इसकी जगह लिख दो D। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन या समीकरण बनेगा वो होगा PM इज इक्वल्स टू डी आर टी, जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी फॉर्म, घनत्व रूप किसका, आइडल गैस समीकरण का। अब आपको ये पता है तो देखो डेंसिटी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो जैसे आप यहाँ पे रखना शुरू करोगे तो वेपर डेंसिटी जो होगी बताओ वो किसकी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस को आप लिख सकते हो प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आर टी बटे आर टी। हाइड्रोजन के लिए लिखोगे तो प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बटे आर टी, मोलर भार बोल दो P बाय आर टी से P बाय आर टी गया। तो बताओ जो वेपर डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, मोलर मास या मोलर भार ऑफ गैस बटा मोलर भार ऑफ हाइड्रोजन के होगी। और अब देखो ये तो गांव का बच्चा जानता है, ये तो गांव का बच्चा जानता है कि ये जो मोलर भार है ये कितना होता है, 2, कितना होता है 2। तो बच्चों अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी भी गैस के मोलर भार को उसकी वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व से रिलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिलेट। तो देखो यहाँ से दिख रहा है, इसको 2 से गुणा कर दो तो गैस का जो मोलर भार है वो उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा, दुगना। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि मोलर भार बराबर कितना होगा, 2 गुणा वाष्प घनत्व। या फिर अगर आपको गैस का वाष्प घनत्व पता है तो आप उसका मोलर भार की जगह आप चाहो तो इसे अणुभार लिख लो, वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। अणुभार, परमाणु भार, जो भी आप बोलना चाहो, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो ये तो आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो ये एक गैस के लिए है, एक गैस के लिए। अगर आप इसी फॉर्मूले को गैसीय मिश्रण के लिए लगाओ तो एक गैसीय मिश्रण की बात करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। यहाँ m गैस की जगह आ जाएगा मिश्रण का मोलर भार, जिसे आप m एवरेज या m मिक्सचर लिख सकते हो, बराबर 2 गुणा ये बन जाएगा वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व किसका, मिक्सचर का यानी मिश्रण का। तो अब क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था वो SO2 वाला और O2 वाला है, जिसका मोलर भार 48 दिया था। अब मैं उसी क्वेश्चन को आपको दोबारा बोल दूं और कह दूं इस मिश्रण की जो वाष्प घनत्व है वो 24 है। अरे तो वाष्प घनत्व 24 है तो मुझे पता है किसका मोलर भार कितना आ गया, 48। बस वापस से वैसे ही सॉल्व करना है। तो आपको मिश्रण का वाष्प घनत्व दे भी सकता है और पूछ भी सकता है। कैसे देगा, कैसे पूछेगा, वो तो आपको प्रश्नों के द्वारा ही समझ में आएगा। तो अगर आपने लिख लिया है, कॉपी कर लिया, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो तो देखें। अरे प्रभु आप क्यों आ गए। ये देखें पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अक्रियाशील गैसों, देखो हम ये जो मोलर भार निकाल रहे हैं वो अक्रियाशील गैसों के लिए ही है। अक्रियाशील गैसों A तथा B के गैसियस मिश्रण का वाष्प घनत्व 40 है। यदि गैस A का मोलर द्रव्यमान 20 हो ग्राम पर मोल, ठीक है, तथा मिश्रण में गैसें 2 और 3 के आयतन अनुपात में स्थित है, तो गैस B के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखें, उसने आपको गैस के मोलों का अनुपात देने की जगह आयतन का अनुपात दे दिया। दे लेने दो, इसको खुश हो लेने दो। हम तो जानते हैं कि भाई PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। P और T अगर प्रेशर टेम्परेचर फिक्स्ड हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो
उस केस में जो आयतन है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती ही बोलते हैं, हाँ, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे मोल्स बदलेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बदलेगा। तो जो वॉल्यूम का यानी आयतन का रेशियो है, अनुपात है, वही मोलों की संख्या का भी अनुपात होगा। और उसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मेरे पास इस गैसियस मिक्सचर में दो गैसेस हैं ए और बी, और इस मिश्रण का वाष्प घनत्व 40 है। बताओ अगर इसका वाष्प घनत्व 40 है तो इसका मोलर भार कितना होगा? 80 होगा। सो आपको दिया भाई ए का मोलर भार है 20 और बी का मोलर भार निकालना है, और आपको इनके आयतन का अनुपात यानी इनके मोलों का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 2:3। चलिए करें कैलकुलेट। एम एवरेज 80 का फॉर्मूला किसका हो गया? m1 इंटू n1 यानी 20 इंटू 2 प्लस m2 इंटू n2 यानी m3 गुणा mb बटा 2 + 3 कितना हो गया? 5, 8 पंजे 40, 400। 400 इज इक्वल्स टू 40 + 3 mb, 360 बटा 3। मोलर भार कितना आ गया? तो B का जो मोलर भार है वो आपके लिए आ जाएगा 120। समझी बेड़ी? तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी बात पर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरे चल जाओ, अरे भगवान ये क्या हुआ है? तो भाषा ही बदल गई। एक सेकंड दें आप मुझे, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई है। तो चलिए तो देखें हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न तो आप देख ही पा रहे हो, सॉफ्टवेयर से नहीं हार्डवेयर से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि O2 और SO3 का एक मिश्रण है जिसका वाष्प घनत्व आपको पता करना है, और इसमें दोनों के भार का अनुपात कितना है? 2:5, यानी इन दोनों गैसों का भार का अनुपात आपको दिया। तो बड़े आसान सा प्रश्न है। एक गैस है O2, दूसरी है SO3, इनके भार का अनुपात आपको दिया हुआ है। कितना? 2:5। अब अगर आपको इसका क्या निकालना है? वाष्प घनत्व। तो पहले आपको इस मिश्रण का औसत भार यानी एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए मोलों की संख्या। तो आप इसको डिवाइड करो, इसके भार को इसके मोलर भार से। तो ये 2/32 और ये कितना बन गया? 5 इसका मोलर भार हो गया 80। तो ध्यान से देखो, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 1:1, 1:1 आ गया। दोनों की मोलों की संख्या का अनुपात क्या है? 1:1 है, मतलब बराबर है मोल। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर इनका अनुपात 1:1 आ रहा है, मतलब दोनों के मोलों की संख्या सेम है, बराबर है, तो इस मिश्रण का जो औसत मोलर भार होगा वो इनके मोलर भार के औसत के बराबर ही होगा। यानी 32 + 80/2 कितना हो गया? 112/2, ये आ गया 56 आया इस मिश्रण का मोलर भार। ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? वाष्प घनत्व निकालना है। तो इस मिश्रण का जो वाष्प घनत्व होगा वो कितना होगा? 56/2 यानी 28 होगा। और इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये औसत मोलर भार का मतलब पता होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इस पे देखें, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, ये लिखा हुआ है 0.821 ATM दाब एवं 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर NO एवं O3 के मिश्रण का घनत्व। अब यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यहाँ पे वाष्प लिखना वो भूल गए। नहीं, घनत्व ही दिया हुआ है। यदि 2 ग्राम प्रति लीटर है तो मिश्रण में प्रत्येक गैस का मोल % ज्ञात करो। तो आप देखो, आपके पास दो अलग अलग टर्म होते हैं। एक तो होता है वाष्प घनत्व, तो ये एक अलग चीज है, और घनत्व ये एक अलग चीज है। अगर आपको एक गैसियस मिश्रण का वाष्प घनत्व दिया है तो आप उस मिश्रण का मोलर भार निकाल सकते हो 2 गुणा इसके वाष्प घनत्व से। सही है? लेकिन अगर आपको घनत्व दिया हुआ है, घनत्व, तो घनत्व के लिए आप ये वाला फॉर्म यूज करोगे, Pm = dR2। तो ये आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर देगा, यहां से आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ध्यान रखना, घनत्व और वाष्प घनत्व दो अलग अलग पद हैं और दोनों को आपको अलग अलग यूज करना है। जब वाष्प घनत्व दिया हो तो आप मिश्रण का मोलर भार ऐसे निकालोगे, और जब घनत्व दिया हो तो आप ऐसे निकालोगे। अभी इस प्रश्न में आपको घनत्व दिया हुआ है, कितना? 2 ग्राम प्रति लीटर। ये रहा ताप और ये रहा दाब। तो पहले आप इस मिश्रण का मोलर भार निकालो, कितना आएगा? Pm = dRT से आप निकालो तो बन जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू RT/P। बताओ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है? वो है 2।
आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.0821, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री 300 केल्विन, और प्रेशर कितना है 0.82। तो ध्यान से देखें, इसके एक जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 821 से 82 बन गया, 30 × 2 ये बन गया 60। अब बस मिक्सचर का मोलर मास 60 आ गया। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, मोल परसेंट निकालना है। तो आपके पास दो गैसेज हैं, एक है NO और एक है O3। ओहो, लाहौल विला कुवत हो गया है। तो इसका मोलर मास है 30, इसका है 40। डेटा चेंज कर लो थोड़ा सा, डेंसिटी को ना आप क्या करो, कुछ 1.5 ले लो, या ऐसा करो 1.2 ले लो, ये करेक्शन कर लेना, गलती हो गई 1.2, ठीक है, वो डेटा आगे क्रॉस कर जाएगा। तो 36 आ गया, 36 आ गया। अब देखो, इस मिश्रण का मोलर भार 36 है, मान लो इस गैस का मोल प्रतिशत है x, बताओ इस गैस का कितना होगा 100 - x। तो लगाओ फॉर्मूला, 36 = m1n1 यानी 30 × x प्लस m2 × 48 × 100 - x बटा टोटल कितना आ जाएगा 100। तो आप सॉल्व कर लो, 3600 बराबर कितना हो जाएगा 30x प्लस 4800 माइनस 48x। इसको इधर लाओ, 1200 बचेगा, और इसमें से करो -18 बचेगा, इसको ले आओ। तो x की वैल्यू आ गई 1200/18, 6 से उड़ा दो तो 6 दूनी 12 और 6 × 18, 200/3, यानी इस गैस का मोल प्रतिशत आ गया 200/3। तो इसका मोल प्रतिशत कितना होगा 100/3, यानी वही ये बन गया 67.67% और ये बन गया 33.33%। और इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आपके पास कंसेप्ट ऑफ एवरेज मोलर मास या फिर औसत मोलर भार। समस्थानिकों के मिश्रण के लिए और कोई भी अक्रिय गैसों के मिश्रण के लिए हम औसत मोलर भार डिफाइन कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों के द्वारा उन्हें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और फिर हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री की तरफ मूव करेंगे, रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री, जहाँ पर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का बनना निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।